समझ में नहीं आता जेएनयू में लोग पढ़ाई क्या करते थे। ये देश जब मजबूत हो रहा है, जरूरी है उन लोगों का भी हैंड होल्ड करके उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल। पिछले 10 सालों में जुटला दीजिए कि ये आंकड़े गलत हैं। फिलहाल की सीपीआईएम का मैनिफेस्टो जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर मेरी सरकार बनी तो देश के परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाएगा और उसे दरिया में डुबा दिया जाएगा। सोच अच्छी है ये, पर आपके सोचने से दुनिया ऐसे सोचने लग जाए, ये होता नहीं। हम लोग वैसे भी गौतम बुद्ध की धरती से हम लोग आते हैं। युद्ध में नहीं, बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोग हैं हम। पर ऐसे में आपको हर उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना हो। भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता। हम लोगों के पड़ोसी भी ऐसे हैं जहाँ पे एक अस्थिरता का माहौल ऐसी गतिविधियों को लेकर बना रहता है। ऐसे में हर तरीके से भारत सशक्त, समर्थ, मजबूत रहे, उसके लिए इन तमाम तैयारियों का होना जरूरी। बहुत अच्छा होगा अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी अगर ऐसी हो जहाँ पे सारे देश एक मंच पर आकर इसके लिए ईमानदारी से तैयार। पर सिर्फ इस बात को कहना और अपने देश को कमजोर करना, कल को कोई ऐसी परिस्थिति हो उसमें हम दूसरे देश से मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं हो। आज भारत की ये ताकत है कि आज भारत झुकता नहीं है, घर में घुसकर मारता है। ये ताकत है हम। गए वो दिन जब आतंकी आते थे, बंबई तक, हमारी आर्थिक राजधानी तक घुस जाते थे, हमला करके चले जाते थे और हम लोग खामोशी से देखते रहते थे। आज का भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है। आज का भारत एक गोली उधर से चलती है, शुरुआत कतई नहीं करता, बट अगर गोली चली तो यहाँ से गोलियां फिर गिनी नहीं जाती चलाने के। ऐसे में ये मजबूती, ये विश्वास कि आप अपने देशवासियों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रख सकते हैं, वो तभी आएगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मापदंड है, और ये कोई सेट मापदंड नहीं है, बट हर देश अपनी अपनी तैयारी करता है, उसमें हम कहीं से कमजोर ना। ये मोदी का इस पर बयान आया है, उनका कहना है कि एक तरफ हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसी शक्तियां हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई हम लोग कब तक हम लोग दयनीय अवस्था में हाथ फैलाकर मांगने वाले बने रहे। आज पिछले 10 सालों में देश कहाँ से कहाँ चला गया। 10 साल पहले कोई नहीं जानता था भारत की अर्थव्यवस्था किस पायदान पर है। भाई हम ही लोग नहीं जानते थे, पढ़े लिखे हैं, सब हैं, जानकार हैं, हम ही लोगों को नहीं पता था। बल्कि एक समय तो ऐसा भी था जब फ्रेजाइल 5 में भारत था। आज हम लोग टॉप 5 में हैं, बट एक समय ऐसा था जब हम लोग फ्रेजाइल 5 में थे। तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज G20 जैसे कार्यक्रम देश के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, जो सम्मान भारत और भारतीयों को दिया जाता है। भाई हम लोग भी विदेश जाते हैं, 10 साल पहले का भी अनुभव है और अब का भी अनुभव है। पहले जिस तरीके से भारतीयों को देखा जाता था और अब जिस तरीके से भारतीयों को सम्मान मिलता है, ये इसीलिए क्योंकि हम लोग हर स्तर पर हम लोग मजबूत हैं। आर्थिक, सामाजिक, अ, हर तरीके से, अस्त्र शस्त्र, हर चीज से। आज हमारी डिफेंस की जितनी भी सेनाएं हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लेस उनको उपकरण, उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो ये तमाम चीजें भारत को मजबूत दुनिया के सामने बनाता है। चिराग जी, आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब से कन्हैया कुमार को टिकट मिला है दिल्ली से चुनाव लड़ने का, उनका बयान आया है कि एनडीए सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बात करती है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करती है, लेकिन तब फिर 85 करोड़ लोगों को घर अनाज क्यों दिया जाए? भाई गजब बात करते हैं ये लोग। अब समझ में नहीं आता जेएनयू में लोग पढ़ाई क्या करते थे। आज अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तभी तो हम लोग दे पा रहे हैं ना। नहीं दे पाते, मतलब अगर नहीं रेवेन्यू होता, नहीं रिसोर्सेज होते, तो हम लोग कहाँ से दे पाते। और ये देश जब मजबूत हो रहा है, जरूरी है उन लोगों का भी हैंड होल्ड करके उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालना। पिछले 10 सालों में जुटला दीजिए कि ये आंकड़े गलत हैं, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 2047 तक अगर हम लोग को देश को अगर विकसित देश बनाना है तो हम लोग को सबको गरीबी रेखा से बाहर निकालना होगा।
उसके लिए ये तमाम तरीके की गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, ऐसे में ये सवाल क्यों नहीं जाके ये विकसित देशों से पूछते हैं। विकसित देशों में आपकी आफ्टर एज लिमिट जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी सारी सुविधाएं उनकी मुफ्त होती हैं। कितने देश ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा, इलाज पूर्णतः मुफ्त होता है। मैं खुद चाहता हूँ, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैं इस बात को कहता भी हूँ, मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूँ जब बिहार में, भाई जब आप टैक्स लेते ही हैं तो क्यों नहीं सुविधाएं दें। जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, ठीक है, एक रेवड़ी कल्चर है, जब आप लोगों को प्रलोभन देते हैं वो एक तरफ है, बट एक ये कंसेप्ट तो बनेगा ना कि जब लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, टैक्स का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। आफ्टर अ वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा, आप अनंत काल तक आप सिर्फ सड़कें ही तो नहीं बनाइएगा ना, आप हॉस्पिटल्स, आप एयरपोर्ट्स ही तो नहीं बनाइए। एक समय आएगा जब ये सब बन जाएगा, तो जब अर्थव्यवस्था एक सैचुरेशन, जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक सैचुरेशन पे आ जाएगा, तो इस पैसे का कहाँ उपयोग होगा। आपको मुफ्त का इलाज आपको दिया जाएगा, मुफ्त की शिक्षा, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए। मैं पक्षधर हूँ इस बात का। तो ये तमाम चीजें, तो जब ये लोग ये सारे सवाल उठाते हैं, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आज अर्थव्यवस्था मजबूत है तभी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, नहीं तो कहाँ से मांग मांग के देते क्या। एक सवाल आया है, बयान आया है भारती जी का कि पीएम मोदी जो है सिर्फ ये नहीं परिवार पर परिवारवाद का आरोप क्यों लगाते हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पर परिवारवाद का इन आरोप लोग को लगाते ना आज तक समझ में ही नहीं आया कि परिवारवाद का मतलब क्या है। मैं चाहूंगा आप लोग भी एक दो बार ना चलवा दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने लास्ट सेशन में बोला था पार्लियामेंट के अपने अंतिम संबोधन में, उन्होंने परिवारवाद की बहुत सटीक परिभाषा उन्होंने रखी, और जिस परिभाषा को मैं भी शुरू से कहता हूँ, जस्ट बाय द वर्च्यू आप किसी फैमिली से आते हैं इसीलिए आप राजनीति में नहीं आ सकते, कतई नहीं। बट हाँ, आप किसी बड़े व्यक्तित्व के सुपुत्र सुपुत्री हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत। सौभाग्य आपको मौका देता है, बट काबिलियत ही आपको विजय रथ पर सवार करके अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब अगर ये बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में समझना चाहते हैं कि परिवारवाद क्या होता है, तो वो ये होता है कि चिराग पासवान जब जमुई आया 2014 में, 85,000 वोटों से जीता। 2019 में अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता, तो जनता के बीच उसने अपना विश्वास जीता, जनता ने उसकी काबिलियत पे भरोसा किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, मीसा दी की मैं बात करूं, दो दो बार चुनाव लड़ चुकी है, नहीं जीती, उसके बाद भी इन्हें टिकट दिया था। तो ये परिवारवाद है। उनकी पार्टी में कई ऐसे मजबूत दावेदार हैं जो संभवतः लड़ते, भाई मेरे लिए तो अच्छी बात है कि आपने ऐसे प्रत्याशी को दिया जो 2 बार हार गया, बट अगर लड़ते तो एक मजबूत टक्कर वो दे पाते। तो ये परिवारवाद है कि जहाँ पे हारने के बाद भी परिवार के ही व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जाता है, ये गलत। आखिरी सवाल मेरा कि एनडीए के पिच पे अमरनाथ रिटर्न राजनाथ सिंह ने करके किया, क्या चिराग पासवान 2025 में सीएम फेस होंगे? अरे प्रभु, ये सवाल कहाँ से, लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री जी को 400 से ज्यादा सीटों के साथ ये टारगेट है हम लोग का। देख रहे हैं कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आज सुबह अररिया में थे, गला बैठ गया, अररिया में थे, सुपौल में थे, यहाँ आए, औरंगाबाद, नवादा, गया।